बात करेंगे किसके बारे में? विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव या रुकाव। ठीक है, जब कोई भी आप वाक्य पढ़ते हैं या कोई भी आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो जहाँ पे आप रुकते हैं, ठीक है, उसी को हम रुकने का जो हमारे पास जरिया है वो क्या है? वो विराम चिन्ह है। अगर हम विराम चिन्ह की बात करें तो 19वीं शताब्दी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते हुए जा रहा हूँ 19वीं शताब्दी, इससे पहले जो है विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता था। मतलब भारत में अगर हम बात करें, हिंदी में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के पहले विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता था, और अगर होता भी था तो केवल एक खड़ी पाई होता था या दो खड़ी पाई होता था, इससे अधिक नहीं होता था। ठीक है ना? तो आपने ये जाना कि विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? ठहराव या क्या? रुकना। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पहले विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता था, और अगर होता भी था तो इसका या तो एक खड़ी पाई या तो डबल खड़ी पाई, इसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। ठीक है, तो क्या ऐसा है कि हमें कहीं मिला ही नहीं है? तो बिल्कुल मिला है। अगर हम बात करेंगे अशोक के अभिलेख की, अशोक के अगर अभिलेख की हम बात करेंगे तो अशोक के अभिलेख में भी किसका प्रयोग हुआ है? विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम चोल साम्राज्य की बात करेंगे तो चोल साम्राज्य में अगर हम बात करें तो वहां भी जो है विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना? और एक हमारे हैं पाणिनि, ठीक है ना, इनकी पुस्तक क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। इनकी बुक में भी क्या है? विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ ही नहीं है, हुआ है, लेकिन मेजर रूप में किसमें हुआ है? या तो सिंगल खड़ी पाई या तो डबल खड़ी पाई। ठीक है ना? और हमारे जो कामता गुरु प्रसाद हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं भारत में व्याकरण का जनक, व्याकरण का पाणिनि बोलते हैं इनको। अगर परीक्षा पूछे कि हिंदी के व्याकरण का पाणिनि कौन है तो उत्तर क्या होगा दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु होगा। इन्होंने कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। कितनी बताई है? 20। लेकिन ये जो विराम चिन्ह जो 20 हैं, इसमें से जो खड़ी पाई है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भारत से ही है। बाकी जो विराम चिन्ह हैं, बाकी अगर हम बात करेंगे 19, जो हमारे 19 विराम चिन्ह हैं, इनकी बात करेंगे तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से। तो बात समझ में आ रही है? विराम चिन्ह का अर्थ होता है क्या? ठहराव या रुकना। 19वीं शताब्दी से पहले विराम चिन्हों का प्रयोग ना के बराबर था। अगर प्रयोग होता भी था तो खड़ी पाई या डबल खड़ी पाई का यूज करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ ही नहीं है। ठीक है ना? अशोक के अभिलेख में, चोल साम्राज्य में, या जो पाणिनि की पुस्तक जो अष्टाध्यायी है, इसमें भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। और हमारे जो व्याकरण के जो पाणिनि हैं, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है दोस्तों? 20 बताई है। और इन 20 में से जो लिया गया है वो सब कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। और खड़ी पाई जो है, खड़ी पाई को छोड़ के बाकी सभी जो विराम चिन्ह है वो कहाँ से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अब 19वीं शताब्दी तक तो नहीं हुआ, 1800, 1700 इस तरह, लेकिन हमारे पास दोस्तों एक संस्था आई थी सन 1800 ईस्वी में, जिसका नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। क्या नाम था? फोर्ट विलियम कॉलेज। आप नोट भी करते रहेंगे, ठीक है ना? नोट भी कर लीजिएगा इसको आप लोग। तो कौन सी संस्था? मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्ट, ठीक है, विलियम कॉलेज। इसके बारे में हम जीएस में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी जाना जाता है इसको, क्योंकि जो गद्य साहित्य है, ठीक है ना, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पद्य मतलब कविता के रूप में चलता है कोई चीज, और गद्य मतलब क्या है? साहित्य के रूप में चलता है। कहते हैं निम्न गद्यांश, ठीक है, और जब आता है निम्न पद्यांश मतलब कविता के रूप में, गद्यांश माने एक साहित्य के रूप में। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1800 ईस्वी में। क्यों हम इसको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि इसका भी संबंध विराम चिन्ह से है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध हिंदी से है, और हिंदी का जब हिंदी में हम जब विराम चिन्ह की बात की, जब हमने गद्य लिखना स्टार्ट किया तो हमको विराम चिन्हों की बहुत अधिक जरूरत पड़ी। और ये काम कौन करता है? फोर्ट विलियम कॉलेज करता है, जिसकी स्थापना होती है 1800 में। और कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ये होती है कलकत्ता में। और इसके स्थापनाकर्ता कौन थे? तो उसका नाम था लॉर्ड बेलेजली। क्या नाम था उसका? लॉर्ड बेलेजली। और इनका नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये इतिहास में एक संधि लाया था जिसको क्या बोला गया था? सहायक संधि। कौन संधि? सहायक संधि। तो आप पढ़े होंगे सहायक संधि,
ठीक है, मानने वाले जो शासक थे, हैदराबाद था, मैसूर था, तंजौर था। उसका ट्रिक क्या है दोस्तों, HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सहायक संधि और एक क्या, डलहौजी की हड़प नीति। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी हम यहाँ तो जाना नहीं, हमको आना है यहाँ पे। तो लॉर्ड विल्सन ने दोस्तों 1800 ईस्वी में किसकी स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज की। और जब इस कॉलेज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष थे जॉन फोर्ट, ठीक है, अध्यक्ष कौन था, जॉन फोर्ट। लेकिन यहाँ पे एक विभाग था जिसका नाम था हिंदुस्तानी विभाग। कौन विभाग दोस्तों, हिंदुस्तानी विभाग। नोट भी करते रहिएगा आप लोग, हिंदुस्तानी विभाग। और इस विभाग का जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम था दोस्तों, जॉन गिलक्राइस्ट था, ठीक है ना। और जो जॉन गिलक्राइस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था दोस्तों, खड़ी बोली का। क्या प्रयोग किया था, खड़ी बोली का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, पूछे कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। तो जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में, ठीक है, साहित्य को लिखने का कार्य हुआ। और वहां पे हमको विराम चिन्हों की जरूरत पड़ी। और आगे चल के जो है कई विराम चिन्ह आए, जिनमें से कामता प्रसाद गुरु ने कितना बताया दोस्तों, 20 बताया है, ठीक है ना। अब जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज है दोस्तों, यहाँ से ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, यहाँ से जो है मुख्य रूप से 2 कवि जुड़े हैं, ठीक है, सॉरी 2 लेखक जुड़े हैं, 2 साहित्यकार जुड़े हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे 4 के बारे में। क्यों, क्योंकि इन चारों के बारे में उसी समय, ठीक है, बहुत जो है चर्चा में रहेंगे और ये एग्जाम में भी आता रहता है। तो एक का नाम था दोस्तों लल्लू लाल। क्या नाम था एक का नाम था लल्लू लाल। एक का नाम था दोस्तों सदल मिश्र। क्या नाम था, सदल मिश्र, ठीक है। और एक का नाम था दोस्तों मुंशी सदा सुख लाल। एक का नाम था दोस्तों मुंशी सदा सुख लाल और एक का नाम था दोस्तों मुंशी सदा सुख लाल और एक का नाम था मुंशी ईसा अल्लाह खां, ठीक है ना। तो इनको बोलते थे मुंशी सदा सुख लाल। इनका नाम भी क्या दोस्तों, मुंशी सदा सुख लाल है। इनका नाम है मुंशी ईसा अल्लाह खां। एक कौन है दोस्तों, सदल मिश्र है। एक कौन है दोस्तों, लल्लू लाल है, ठीक है ना। इनको दोस्तों इनकी जो रचना है उसका नाम है दोस्तों सुख सागर। क्या है, प्रेम सागर। दोस्तों क्या है, इनकी जो रचना है वो क्या है, प्रेम सागर है। अगर हम सदल मिश्र की बात करेंगे तो इनकी जो रचना है नासिकेतोपाख्यान है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनका दोस्तों है सुख सागर। याद कैसे करना है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे क्या है दोस्तों, सदा सुख लाल है तो क्या हो जाएगा आपका सुख सागर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, सदल मिश्र। देखिए यहाँ पे एक स आया है तो यहाँ पे क्या होगा, नासिकेतोपाख्यान हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, लल्लू लाल है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रेम सागर। और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी। जब भी हम कोई कहानी लिखेंगे, जब भी हम कोई रचना करेंगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों, विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है। अब रानी केतकी कहानी को दोस्तों और क्या बोलते हैं, इसका एक नाम और है उदयभान चरित। क्या दोस्तों, उदयभान चरित है। तो अगर ये कहता है जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, इनसे 2 जो है यहाँ पे लेखक संबंधित थे। एक का नाम था लल्लू लाल, एक का नाम था क्या दोस्तों, सदल मिश्र, ठीक है ना। इसको याद रखना है। और इन दोनों का संबंध नहीं था, लेकिन ये दोनों जो है दोस्तों ये साहित्य से जुड़े रहे और इनका जो है साहित्य में दोस्तों काफी क्या रहा, योगदान रहा। अगर परीक्षा में ये पूछे कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन है, खड़ी बोली की पहली रचना तो कौन है दोस्तों, वो है नासिकेतोपाख्यान। तो खड़ी बोली की क्या हो जाएगी, पहली रचना वो क्या हो जाएगी, नासिकेतोपाख्यान हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे जो प्रेम सागर है, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों जिसको बोलते हैं सिंहासन पचीसी। क्या बोलते हैं, सिंहासन पचीसी। और एक और है दोस्तों, एक क्या है, एक को बोलते हैं, दिख रहा होगा आपको, एक है बैताल पचीसी। याद करिएगा, बैताल पचीसी, ठीक है ना। इनको हम लोग भाखा खा भी बोलते थे, ठीक है ना, भाखा खा इनको, ठीक है। और ये जो है दोस्तों इनका संबंध उत्तर प्रदेश के आगरा से है और इनका संबंध दोस्तों किससे है, आरा यानी बिहार से है, ठीक है ना। क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश के आगरा से है, इसलिए हमारे लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े। हाँ, ये गुजरात से भी इनका संबंध है, किनका, लल्लू लाल का। तो क्या हम जाने कि फोर्ट विलियम कॉलेज से मुख्यतः 2 लोग जुड़े थे दोस्तों। ये हिंदी के प्रोफेसर थे। किसके प्रोफेसर थे ये, हिंदी के। और ये किसके थे दोस्तों, उर्दू के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 हो गए, लल्लू लाल,
इनकी मुख्य रचना क्या है? प्रेम सागर है, सदन मिश्र की क्या है? दासकेतोपाख्यान है, मुंशी सलसबुला की क्या है दोस्तों? सुखागर है, और मुंशी ईसा अल्लाह क्या है दोस्तों? रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र। अब इन रचनाओं के बाद ठीक है हमको विराम चिन्ह की और जरूरत पड़ी, और जैसा कि मैंने बताया कि कुल कितने विराम चिन्ह हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। अब कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से विराम चिन्ह हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा चिन्ह दोस्तों पड़ता है अल्प विराम। ये जो कामा हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं अल्प विराम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस तरह जो बनता है इसको बोलते हैं अर्ध विराम, और दोस्तों इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, और इसको बोलते हैं दोस्तों उप विराम। ठीक है ना। अल्प विराम मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं और कुछ समय के लिए ठहराते हैं। मान लीजिए अगर हमारी टोटल वैल्यू कितने परसेंट की है? 100% की है। क्या परसेंट की है? 100% की। हमारे पास टोटल कैपेसिटी बोलने की कितनी है? 100% है। तो अगर हम दोस्तों बोलते वक्त 25% के लिए ठहरते हैं, क्योंकि विराम चिन्ह का मतलब ये होता है ठहराव या रुकाव, तो अगर हम केवल 25% ठहरते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? कामा का। कैसे कहेंगे? जैसे राम कामा श्याम कामा गीता, यानी राम अल्प विराम, ठीक है, कामा श्याम गीता। जैसे कह सकते हैं कि पहाड़, फिर क्या नदी, फिर क्या आपका झरना, कह सकते हैं इस तरह से कामा। ठीक है, मतलब अल्प विराम। अगर हम दोस्तों लगभग 50% के लिए ठहरते हैं तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? ये क्या है आपका? देखिए आपका ये क्या है? अल्प विराम है। ये क्या है दोस्तों? आपका अर्ध विराम है। और ये क्या है दोस्तों? आपका पूर्ण विराम है। राइट, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों? आपका उप विराम है। उप विराम, ये चार देखिए भी ध्यान से, चारों बारे समझिए, फिर इसको लिखवाया जाएगा। ठीक है ना, नोट भी दिया जाएगा। तो अगर 25% रुकते हैं तो क्या है आपका? जैसे पहाड़, नदी, झरना। ठीक है, या मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि इसलिए, चूंकि, किंतु, परंतु, मैं आज क्लास नहीं आया, मैं आज क्लास नहीं आया। अब बोला मैंने क्योंकि आज बारिश हुई, क्योंकि आज क्या हुई? बारिश हुई। अब जहां भी लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि इस तरह शब्द आ जाए तो उसके पहले क्या लगता है दोस्तों? कामा लगता है। वह अच्छे से नहीं पढ़ा चूंकि उसके पास पैसा नहीं था, तो चूंकि पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? कामा हो जाएगा। वह घर नहीं गया इसलिए वह बहुत रो रहा था, तो इसलिए पहले क्या हो जाएगा दोस्तों? कामा हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार जब अतः आ जाए, अच्छा आ जाए, तो इस तरह का भी जो शब्द है दोस्तों वहां पर भी क्या होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसा मान लीजिए कि आपकी माताजी ने पूछा कि क्या बेटा खाना खाओगे, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं खाना खाऊंगा। माताजी ने पूछा कि क्या बेटा खाना खाओगे, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो हाँ के पहले भी क्या लगेगा दोस्तों? हाँ के बाद क्या लगेगा दोस्तों? कामा, यानी अल्प विराम लगेगा। नहीं सीता घर नहीं जाएगी, लिखता हूं, नहीं सीता घर नहीं जाएगी। तो दोस्तों जो ये नहीं है इसके बाद क्या लगेगा दोस्तों? कामा लग जाएगा। कामा मतलब क्या? अल्प विराम। ऐसे ही जब दोस्तों आप संबोधन की बात करते हैं, किसी को बुलाने की बात करते हैं, तो वहां पे भी दोस्तों क्या लगता है? अल्प विराम लगता है। जैसे विनय तुम यहाँ आओ, विनय मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों मिटा के, विनय तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। तो मैंने विनय को बुलाया, लेकिन विनय को बुलाते वक्त मैंने क्या किया? संबोधन किया, विनय को बुलाया। यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों? कामा लग जाएगा। कामा मतलब क्या? अल्प विराम। अर्थात अगर कहीं आप किसी चीज को संबोधित करते हैं तो वहां भी आप क्या लगाते हैं? अल्प विराम। ठीक है, किसी चीज का उत्तर देते हैं हाँ ना में, तो वहां भी दोस्तों क्या लगाते हैं? अल्प विराम लगाते हैं। अतः, चूंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, अच्छा, ये शब्द में क्या लगाते हैं आप लोग दोस्तों? अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है ना। जहां पे थोड़े समय के लिए रुका हो, नदी, झील, झरने, पहाड़, वहां भी दोस्तों क्या लगाते हैं? आप अल्प विराम लगाते हैं। तो अल्प विराम समझ में आया? कहाँ लगाते हैं? जिस तरह से मैंने बताया, संबोधन वाले वाक्यों में लगा देंगे, यस या नो वाले लगा देंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, इन सब में क्या करेंगे? हम अल्प विराम लगाते हैं। ठीक है ना। तो अल्प विराम के लिए याद रखेंगे कि इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, और ये सब चिन्ह दोस्तों हिंदी में कहाँ आते हैं? वाक्य संशोधन में आते हैं। तो हमारा पहला दोस्तों क्या है? अल्प विराम। ठीक है, इसका चिन्ह कैसे लिखते हैं दोस्तों? देखो चिन्ह लिखा है, चिन्ह ये गलत लिखा हो, चिन्ह को ऐसे लिखा जाता है, चिन्ह। तो इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ये है। इसके अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अर्धविराम। क्या दोस्तों? अर्धविराम। हमने अर्धविराम में बताया दोस्तों कि हम लगभग 50%, मतलब हमारी जो रुकने की जो स्थिति है वो अर्धविराम से थोड़ी सी ज्यादा होगी। जैसे
मेरा जूता ज्यादा समय नहीं चलेगा। ठीक है, क्या करेंगे? अर्धविराम, क्योंकि यह काटता है, क्योंकि यह काटता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका अर्धविराम हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो इस तरह से क्या कर सकते हैं? हम अर्धविराम का यूज कर सकते हैं। अर्धविराम मतलब कि अल्पविराम से थोड़े समय के लिए, ठीक है ना, ज्यादा लगेगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पूर्ण विराम, अर्धविराम का चिन्ह क्या है दोस्तों? देखिए ये है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम मतलब दोस्तों खड़ी पाई। कैसा पाई? खड़ी पाई। और खड़ी पाई मतलब दोस्तों क्या कि जैसे राम घर जाता है, जब वाक्य क्या पूरा लय ही टूट जाए और जाके वाक्य अंतिम में क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। तो अर्धविराम, अर्धविराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम। यहाँ क्या है दोस्तों? रुकने की जो कैपेसिटी है कितनी है? वो 25% है। यहाँ क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पूरा वाक्य क्या हो जाता है? वाक्य का अंत ही हो जाता है, पूरा लय क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों? पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जब आप कोई डिग्री वगैरह लिखते हैं, डिग्री वगैरह जैसे BA, MA, BSc, तो जब आप लिखते हैं क्या लिखते हैं? BA, फिर यहाँ पे इस तरह करते हैं, फिर आप लिखते हैं M, फिर क्या करते हैं? A, तो इस तरह लिखते हैं। तो एक साथ जब कई डिग्रियों को लिखा जाए, एक साथ जब कई डिग्रियों को लिखा जाए, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। एक साथ कई डिग्रियों को लिखने में किसका प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो 3 हुआ, अल्पविराम, अर्धविराम और पूर्ण विराम। एक बचा है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। हमको दोस्तों पढ़ना है कितना? 20 के 20 पढ़ने हैं, क्यों? चूंकि परीक्षा में बहुत बार आए हैं। ठीक है ना? इन 20 के बारे में हम समझेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नोट है वो तो नोट दिया ही जाएगा आप लोगों को, लेकिन नोट जो हम दे रहे हैं उसको भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी वहां से कर रहे हैं। लेकिन करने मतलब है कि इसको समझ लीजिए क्या है। उसके बाद दोस्तों एक और है, उसको बोलते हैं उपविराम। क्या बोलते हैं? उपविराम। उपविराम मतलब ये कि जब किसी एक कथन का संबंध किसी दूसरे कथन से हो, तो उसको बोलते हैं कैसा विराम? उपविराम। जैसे ये बहुत फेमस है, हाँ क्या? गदर एक प्रेम कथा। यहाँ पे क्या लग गया आपको दोस्तों? उपविराम लग गया। तो एक कथन का संबंध, एक शब्द का संबंध दूसरे संबंध से दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उपविराम का प्रयोग करते हैं। अभी हम प्रोजेक्टर से आपको टोटल दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे कैसे क्या क्या नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद अगला आता है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन चिन्ह दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों। इसका चिन्ह क्या है दोस्तों? ये है, और ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि क्या सत्यपाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? क्या या वह क्यों नहीं आया है। जहां पे हम प्रश्न की बात करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग होता है। तो समझ में आया? ये कौन सा चिन्ह था बताइए? अल्पविराम। ये कौन था दोस्तों? अर्धविराम। ये कौन है दोस्तों? पूर्ण विराम। ये कौन है? उपविराम। ये कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। बस मैंने इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं अगला जो चिन्ह है वो हमारा क्या है? हमारा है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह या आश्चर्यजनक सूचक चिन्ह। चलिए, तो अगला हेडिंग क्या हमारा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, या लिखता हूं विस्मयादिबोधक। समय दोस्तों सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको बहुत अधिक बातें नहीं करनी है। ठीक है ना? चीजों को समझिए। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है ना? जितना ही प्यार देंगे उतना ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे। हर सब्जेक्ट में मिलेंगे, हर तरीके से मिलेंगे। ठीक है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों ये चिन्ह को हम इस तरह दिखाते हैं। और जितने भी मनोविकार सूचक शब्द हैं, जितने भी मनोविकार सूचक शब्द हैं, इन सब का प्रयोग किसमें होता है? विस्मयादिबोधक में होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, शोक की बात करेंगे, करुणा की बात करेंगे, भय की बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे यानी हर्ष की बात करेंगे, दुख की बात करेंगे। ठीक है ना? या मान लीजिए कि कहीं पे कोई दुर्भावना की बात हो, तो ये सब जो जितने भी शब्द हैं सब कैसे हैं दोस्तों? ये मनोविकार सूचक शब्द हैं। ठीक है ना? तो जैसे आश्चर्यजनक सूचक शब्द, इसका एक नाम और क्या है दोस्तों? आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक चिन्ह, इसको आश्चर्यजनक चिन्ह बोलते हैं। जैसे अरे, क्या बोल दिया? अरे। आश्चर्यजनक चिन्ह क्या हो जाएगा? तुम आ गए,
यहाँ पे क्या हो गया, पर प्रयोग हो गया, ठीक है ना। फिर कर सकते हैं छी छी, छी छी, कोचिंग वाले बहुत लूटते हैं, कोचिंग वाले बहुत लूटते हैं, ठीक है ना। फिर कर सकते हैं कि हे राम तुम आ गए, या फिर कर सकते हो अच्छा, क्या लिख सकते हो, अच्छा, फिर लिख सकते हो सत्यपाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, सत्यपाल, या सर आ गए, ठीक है ना। तो जहां जहां इन चिन्हों का प्रयोग होता है, मनोविज्ञान में होता है, वहां वहां क्या होता है दोस्तों, विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों है आपका विवरण चिन्ह है, कौन चिन्ह दोस्तों, विवरण चिन्ह है, बाकी का वीडियो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। विवरण चिन्ह है, बाकी का चीजें, विवरण चिन्ह में क्या होता है दोस्तों, किसी के बारे में बताना होता है, जैसे कोचिंग के प्रकार 6, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोचिंग के प्रकार 6, कोचिंग 4 तरफ होते हैं, 3 तरफ होते हैं, बढ़िया पढ़ाने वाला, न बढ़िया पढ़ाने वाला, इस तरह से कहा जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, कौन सा चिन्ह लगा दिया हमने दोस्तों, विवरण चिन्ह। कितने तरह होते हैं, 3 तरफ होते हैं संज्ञा, या कितने तरफ होती हैं, 5 तरह की। ऐसे आप करते हैं सर्वनाम के प्रकार, लिख के ऐसा चिन्ह लगाते हैं, नहीं लगाते हम लोग। फिर आप लगाते हैं विशेषण के प्रकार 4, फिर ये चिन्ह लगाते नहीं लगाते हैं। तो जब हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आज आपने सीखा क्या, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम।